अपनी तरफ से यूक्रेन को 7 भारी तोपें दी हैं। और पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन लगातार जंग के मैदान में दो हाथ कर रहा है और उसमें उसकी मदद यूक्रेन की सेना की भारी तोपें कर रही हैं। अब दूसरे देशों से मिल रही मदद ने यूक्रेन को फ्रंट फुट पर ला दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के कब्जे में मौजूद पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अगर कोई हथियार यूक्रेन को वापस दिला सकता है तो वो है यही भारी तोपें। और ये क्षमता होवित्जर तोपों में है। ये वीडियो देखिए। अमेरिका की इस तोप के पुर्जे को कैसे असेंबल किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सकें। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। और अब रूस इन्हीं हैवी आर्टिलरी का निशाना बन रहा है। इस तोप की रेंज 30 किलोमीटर तक है, यानी इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को 18 155 mm होवित्जर तोप और लगभग 40,000 राउंड आर्टिलरी भेज रहा है। दरअसल 2014 में जब क्राइमिया का युद्ध हुआ था तब यूक्रेन तोपखाने में ही मात खा गया। यूक्रेन के पास पहले पुरानी तोपें थी। ये तोपें रूसी तोपों का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अब साल 2022 में हालात बदल गए हैं और यूक्रेन की तोपों के गोले गरज रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी है उसका असर जंग के मैदान में साफ तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका से आई होवित्जर तोपों से निशाना लगाने में यूक्रेनी सैनिक अपना लोहा मनवा रहे हैं। और तोप और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी हद तक रोकने में कामयाब तो हो रही है, लेकिन रूसी सेना के हमलों में उसकी विरासत को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए खार्किव के अपार्टमेंट्स की छतों का भी इस्तेमाल हो रहा है। Это очень важно, очень много решает. Если он летит против ветра, тратит больше аккумулятора. Следы колески. Я сначала проверю старое, стоит ли. Так лучше не летит, как он уже видите. यूक्रेन के गांवों के चप्पे चप्पे पर इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। Ведем разведывательную деятельность вот с этой высотки. Наша цель — это село Циркуны. Нужно найти скопление техники, живой силы. Было бы шикарно найти сегодня ихний штаб. Наметки есть. यूक्रेनी आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन यूक्रेन को कोई ना कोई ऐसा घाव हर दिन जरूर देते हैं जिससे ज़ेलेंस्की भी तड़प उठते हैं। ऐसा ही एक और घाव खार्किव के अंदर पुतिन ने यूक्रेन को दिया है। पुतिन की एक मिसाइल ने यूक्रेन की संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने वाले संग्रहालय को जलाकर राख कर दिया है। एक यूक्रेनी संग्रहालय को पुतिन की आर्मी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इस तबाही की नई तस्वीर भी नजर आ रही है। देखिए इस संग्रहालय की जली हुई किताबें, संग्रहालय में मौजूद प्राचीन संगीत यंत्रों के अवशेष। ये संग्रहालय पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से यूक्रेन के लोगों ने एक मूर्ति को बाहर निकाला है। ये मूर्ति यूक्रेन के एक कवि की है जिसके हाथ में एक किताब है। यूक्रेन के लोगों ने इस मूर्ति को बाहर निकालकर खड़ा किया और फिर आंसू बहाए। जिसकी ये प्रतिमा है उसकी असली तस्वीर ये है। दरअसल इस यूक्रेनी कवि और फिलोसोफर स्कोवोरोडा से यूक्रेन के लोग बहुत प्यार करते हैं। रूस और यूक्रेन के संबंधों पर इस कवि ने कविताएं लिखी थी, साहित्य की रचना की थी। यूक्रेन की संस्कृति को इस कवि ने अपनी कलम से उकेरा था।
और क्या इसीलिए ये कभी भी अब रूस के गुस्से की वजह बन गया? क्यों इस संग्रहालय पर हमला हुआ? खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी कहानी बयां की है। Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей. Музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист. और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जितनी जरूरत हथियारों और गोला बारूद की होती है, उससे कहीं ज्यादा सैनिकों का जज्बा काम आता है। और उसी जज्बे को कायम रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने मोबाइल ऐप का सहारा लिया है। शायद इसीलिए पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यूक्रेन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हर मिनट यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी फौज के जवानों के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। पुतिन का मजाक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का नाम रूस के युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। इस तरह की घटनाओं से एक बात और साफ होती है, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल अब भी बहुत ऊंचा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के लोग लगातार हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। दिन रात 24 घंटे यूक्रेन के अंदर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ज़ेलेंस्की को भी ये पता नहीं कि आखिर कब तक ये जंग चलने वाली है। इसीलिए लगातार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है और इस काम में यूक्रेन के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने ये भी सोच लिया है कि बिना लड़े मरने से बेहतर है लड़कर मरना। यहीं एक बंकर में काम करने वाली ओलेना, जो कि फैशन डिजाइनर थी, अब यूक्रेनी सैनिकों के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रही हैं। Я дизайнер одежды. Иногда делаю помещений. Ну, в общем, творческий человек, очень творческий, наверное. А когда пришла сюда, сказала, давайте мне любую задачу, я попробую ее решать. Мне сказали, можешь разработать разгрузку? Я слова такого не знала. Я говорю, ну покажите хоть что это. Ну, на картинках посмотрела в интернете. Все, потом мне сказали, надо вот так, но не так, потому что чуть-чуть тут размер не так, здесь не так. И, в общем, я сделала, сказали, хорошо получилось, а броник можешь? यूक्रेन जिस तरह लंबे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, पुतिन की मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं। और विक्ट्री डे से एक दिन पहले यूक्रेन ने दुनिया से मिल रहे सपोर्ट को दिखाया और एक साथ 3 बड़े नेता कीव पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, 3 अलग-अलग तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है और ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर क्रोएशिया के पीएम और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की है। वहीं तीसरी तस्वीर में नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन पर निशाना भी साधा। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. There must be accountability. Canada will support Ukraine as you seek justice for your people who Russia is killing and brutalizing. Since Russia's full-scale invasion 73 days ago, Canada and Canadians continue to stand by your side. और उधर रूसी सेना का एक टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन में, या यूं कहे कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाया गया था इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी जरूर किया गया है। और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंड माइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा।
आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरे बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और ताजमहल के बंद कमरों की जांच के लिए याचिका दाखिल हुई। ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाकर ASI से जांच कराने के लिए बीजेपी नेता ने लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। याचिका में दावा किया गया कि बंद पड़े उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।